चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं और उन सभी आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर किया गया है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और जो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो छोटी होने वाली है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालेंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखो। पहली चीज, जो एग्जाम्स में आर्टिकल्स आते हैं उनमें सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, याद रखना। आर्टिकल 53 में या ऐसे बोले 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्तियां, 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की विधि, याद रखना। 52 में राष्ट्रपति, 53 में शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में विधि। काय की विधि? निर्वाचन की विधि। उम्मीद है आपको ये चीज दिमाग में आ गई होगी। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 63 यानी कि 63वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 63वां आर्टिकल किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति। मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, केवल और केवल ऑन पॉइंट अपन चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। 63 आर्टिकल उपराष्ट्रपति। अब सुनो, भाग 1 की अगर बात करें, अपन संघ और उसके क्षेत्र की बात करें, भाग 1 जो है, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो इसमें भारत का नाम और राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया होता है। इतनी बात की है तो भारत का नाम और राज्य ऐसे याद कर लो। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और राज्य, ठीक है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो ये नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है कि अगर कोई नए राज्यों का प्रवेश होना है यानी कि नए राज्य बनाने हैं तो किस तरीके से प्रावधान होगा। तो अभी तुम केवल विषय वस्तु याद करो भैया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, क्लियर है। अनुच्छेद 3 किस चीज से संबंधित है? नए राज्य का गठन या सीमा से। कोई नए राज्य है जो अभी ऑलरेडी राज्य है, उनका कोई उनमें से कोई का गठन करना है तो कैसे करेंगे, और या तो उन राज्यों की सीमा को अपन को देखना है, सीमा में कोई चेंज लाना है तो कैसे करेंगे। वो पूरी बातें कहां दी गई हैं भैया? अनुच्छेद 3 में। तो 1 में भारत का नाम और राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्य का प्रवेश, ये याद रखना, प्रवेश है ना, और अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन और उसकी सीमा से संबंध। क्लियर है सर? ये बात एकदम प्रॉपर है। अब देखो आगे बढ़े। भाग 2 की अगर बात करें, पहला भाग जो था वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित, भाग 2 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित है। ध्यान से देखो, अनुच्छेद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान लागू होते समय नागरिकता, यानी कि संविधान लागू होते समय कितने लोग, वो जो नागरिकता के पैमाने थे वो क्या थे, समझ में आई बात? उन सभी लोगों की बात करी गई है कि जो लोग भारत में संविधान लागू होने के समय थे उनकी नागरिकता का क्या हिसाब किताब है। ठीक है भैया, तो याद रखना संविधान लागू होते समय की नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें तो ये कहता है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान के थे लेकिन आ गए, वो काय की? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। ये बताता है कि संविधान जब लागू हुआ था, जब जो यहाँ पे था उसकी नागरिकता। ये बताता है पाकिस्तान से कोई भारत में आ गया तो उसकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान गए व्यक्ति अगर वापस आ गए, गए और फिर वापस आए, पहले तो वहां चले गए फिर वापस आए कि नहीं, नहीं तुम्हें तुम्हारे साथ रहना है, तो उनकी नागरिकता कायम है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे विदेशी जिनका मूल भारतीय है, यानी कि वो उनके दादा परदादा, ऐसे दादा बोले मम्मी पापा ऐसे कोई भारत से ही थे लेकिन वो अभी विदेश में रह रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता का प्रावधान कहां दिया गया है? अनुच्छेद 8 में। इसको याद कैसे रखना है? अनुच्छेद 5 संविधान लागू होते समय नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए व्यक्ति और फिर वापस आए उनकी नागरिकता, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्लियर है सर? आओ, मैंने बोला इस वीडियो में सब इंपॉर्टेंट मटेरियल है, पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो मैं शायद ही है कोई आर्टिकल तुम्हें दिख जाए जो इस वीडियो के बाहर होगा। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आप सुनो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल अपन बोलते हैं भैया, पूरे जो एग्जाम है सभी का प्यारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो आओ भैया, मौलिक अधिकार में सबसे पहले समानता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी ऑफ लॉ। ये आपको सभी को अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के सामने कैसा है भैया? कानून के सामने एकदम समान है, चाहे पीएम हो या एक आम आदमी हो। ठीक है, तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध, किसी से जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, है ना, इन आदि के आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता होगा। ये कौन कहता है सर? ये कहता है आर्टिकल 15, यानी कि आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14।
आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह होंगी तो उसमें समान अवसर होना चाहिए सभी को। समझ में आई बात? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति, लिंग, धर्म इनके आधार पर, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहेगा भैया छुआछूत नहीं होगी। समझ में आई इतनी बात? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत कौन करता है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, भैया ये जो आर्टिकल 18 है ये उपाधियों का अंत है। तुम्हारे नाम के आगे महाराजा नहीं लगेगा, नवाब नहीं लगेगा, इस प्रकार से। हाँ, वैज्ञानिक जो चीजें हैं वो तुम लगा सकते हो, डॉक्टरेट करिए डॉक्टर लगा सकते हो, भारत रत्न मिला है भारत रत्न लगा सकते हो। समझ में आए भैया? इतनी बात याद रखना। आज की वीडियो में एक बार वीडियो देखी उसके बाद पूरे आर्टिकल रिवाइज हो जाएंगे बहुत शॉर्ट में, बहुत शानदार तरीके से। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो भैया इसमें आर्टिकल 19 जिसमें 6 स्वतंत्रताओं की बात आपको पता है, 6 स्वतंत्रताओं की बात करी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। इसके बाद एकत्रित या सभा घटित करने की आजादी, वहां पे इकट्ठित होने की आजादी, है ना। उसके बाद संगठन बनाने की आजादी, संगठन बनाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करने की आजादी। इसके बाद कहीं पे ठहरने की, कहीं रुकने की आजादी, वहां पे तुम बस सकते हो कहीं पर भी। इस प्रकार की आजादी है इसमें, और ऐसी टोटल 6 प्रकार की आजादी। जो भी तुम्हारा पेशा है वो नैतिक हो तो उसको करने की आजादी। हालांकि संपत्ति का अधिकार भी होता था इसमें, पर वो ट्रांसफर कर दिया गया है, आपको पता है ना। अनुच्छेद मतलब 44वें संविधान संशोधन से आपको पता होगा ना। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो ये अपराधों से संरक्षण के मामले में है। अपराधों से संरक्षण के मामले में क्या है भैया? अपराधों से संरक्षण के मामले में बहुत आसान शब्दों में बताता हूं, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं देगा कोर्ट। दूसरी चीज, जिस समय उसने अपराध किया था उसी समय का कानून उसके अपराध पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि उस समय जेब काटने के अपराध पर नॉर्मल सी सजा थी और वर्तमान में जेब काटने के उस पर अपराध पर फांसी की सजा हो गई, और उसने आज के 10 साल पहले कानून किया तो तुमने आज के कानून के हिसाब से उसको फांसी दे दी। नहीं, उस समय जो कानून था वही लगेगा, ठीक है। और तीसरा, इसमें खुद की गवाही नहीं मानते कि तुमने ही मान लिया, तुमने कह दिया कोर्ट के सामने आके हाँ हाँ हमने किया, वो नहीं मानेंगे। तो 3 बातें इसमें कही गई। अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवन व व्यक्तिगत सहायता, वो स्वतंत्रता, है ना। इसमें एक तरीके से बोला राइट टू लाइफ भी इसी में आता है। राइट टू मतलब अपन बोले अच्छे एक एनवायरनमेंट की जो बात है वो भी इसी में आती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपकी स्वतंत्रता है वो इसमें आती है। अनुच्छेद 21 का अच्छा वीडियो में कमेंट करके बताना आपातकाल के समय कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। चलो, आर्टिकल 21 ए की अगर बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 22 में अगर बात करें तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण की बात कही गई है कि अगर तुम्हें कोई गिरफ्तार करने आता है तो उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, कौन से आधार पर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। दूसरा, तुम्हारे वकील से सलाह करने की पूरी तुम्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, तुम्हें एक तरीके से बोले 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात भैया? चलो, तो ये 22वां आर्टिकल भी हो गया आपका। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो ये मानव तस्करी के निषेध से संबंधित है। मानव तस्करी का निषेध मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी के भी देह को बेचना नहीं है। तुम मान लो कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को उठा के जाके कहीं बेचा तो ये मानव तस्करी कहलाती है। बच्चों को बेचना, महिलाओं को बेचना, ये मानव तस्करी कहलाती है। हमारा संविधान इस पर कठोर कार्रवाई करता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो बाल श्रम, बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो छोटे छोटे मजदूरों को, छोटे छोटे बच्चों को किसी खतरनाक फैक्ट्री में काम पे लगा दिया जहां वो बड़ी आग की भट्टी के पास में काम कर रहे हैं, तो ऐसी खतरनाक जगह वो काम नहीं कर सकते। बाल श्रम निषेध, कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 24। अब आते हैं भैया अनुच्छेद 24 के बाद अनुच्छेद 25 पे। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है, आपको पता होगा, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा? अनुच्छेद 25 से 28 तक। एक मैंने ट्रिक भी बताई थी अपने वो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में आप कैसे हैं, है ना। तो वो ट्रिक को भी देख लेना, मौलिक अधिकार वाली वीडियो में। चलो देखो, अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि भैया जो भी तुम्हारा मन करे, जो जिस धर्म को मानने का मन करे उस धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 ये कहता है धार्मिक संस्थाएं, अगर तुम किसी धर्म को मानते हो और उस धर्म से जुड़ी कोई संस्था को बनाना चाहते हो और उसका प्रबंधन करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कई संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक संस्था, है ना। अनुच्छेद 27, अगर कोई धार्मिक संस्था है तो धार्मिक प्रचार प्रसार के नाम पर उससे कर नहीं लिया जाएगा, याद रखना। धार्मिक नियम, धार्मिक कामों पर कर नहीं लगता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। अनुच्छेद 27 ये कहता है।
अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि भैया अगर तुम अपने धर्म से संबंधित कोई शिक्षण संस्थान बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, उसका प्रबंधन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कौन कहता है? धार्मिक शिक्षा। कौन कहता है भैया? ये कहता है आर्टिकल 28। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर जो संस्थान तुमने बनाया है धार्मिक शिक्षा के लिए उसको सरकार से कोई सहायता प्राप्त हो रही है, तब वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो फिर वो ट्रस्ट से चलना चाहिए। समझ में आई बात? आपके ही धर्म के ट्रस्ट से चलना चाहिए, तब आप दे सकते हैं। चलो भैया, अब देखो संस्कृत सॉरी इसके बाद आर्टिकल 29 में अगर बात करें तो संस्कृति व शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है। अब इसमें क्या है भैया, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 29 में संस्कृति संरक्षण की बात करी जाती है। जैसे मान लो ये अल्पसंख्यकों के लिए शुरुआत में था कि अगर अल्पसंख्यक भारत देश में दो प्रकार के हैं, भाषाई आधार पर भी हैं, है ना, और एक तरीके से बोले कल्चरल आधार पर भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अल्पसंख्यक चाह रहे हैं कि वो उनकी कोई एक अपन बोले उनकी कोई एक स्पेसिफिक भाषा है, कोई स्पेसिफिक कलाएं हैं, है ना, संस्कृति है, तो वो उसको बिल्कुल संजोकर उसका संरक्षण कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात और बोली जाती है, एक बात और बोली गई थी कि भैया किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी भी स्कूल में उसके जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? और जब कोर्ट के पास ये बात पहुंची तो कोर्ट ने बोला ये तो बहुत प्यारा अधिकार है। कोर्ट ने बोला भैया ये केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं, मेजोरिटी के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए याद रखना आर्टिकल 29 जो है ये माइनॉरिटी के लिए तो है, अल्पसंख्यकों के लिए तो है, लेकिन बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है। लेकिन अब अगर बात करें अनुच्छेद 30 की, तो ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं से संबंधित अगर वो अल्पसंख्यक मिलकर अपनी कोई शिक्षण संस्थान बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है भैया? ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। याद रखना पूछा जाता है 29 और 30 में से केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा, माइनॉरिटीज के लिए कौन सा, तो आंसर देना है 30वां। ठीक है सर, ठीक है। बात करते हैं संवैधानिक उपचार। भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है आर्टिकल 32 को। इसमें 5 प्रकार की रिटें होती हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता है किसी भी ऐसे कानून को रद्द करने के लिए जो मानव अधिकार से, एक तरीके से अपन बोले मौलिक अधिकार से सही तरीके से समन्वय नहीं चलता है, सही तरीके से उसके हिसाब से नहीं चलता है। समझ में आई बात? 5 रिटें कौन कौन सी हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना भैया। और इन्हीं 5 रिटों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल से करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की। मैंने बोला सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना। नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो आर्टिकल 36 जो है ये राज्य की परिभाषा बताता है। कौन सी परिभाषा बताता है? राज्य की परिभाषा। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो राज्य जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 36, राज्य की परिभाषा। ठीक है भैया, आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता मतलब जो एक तरीके से बोले वकील जो है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको सरकार वकील देगी एकदम मुफ्त में। समझ में आई बात? विधिक सहायता देगी, उसके लिए वकील प्रोवाइड करवाएगी। आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पंचायती राज। आर्टिकल 40 में क्या है मेरे भाई? सर आर्टिकल 40 में है पंचायती राज। बहुत साफ सुलझे शब्दों में पूरे आर्टिकल्स बता रहा हूं, टेंशन फ्री रहना। एग्जाम के पहले ये वीडियो तुम्हारे लिए चमत्कार साबित होगी। क्यों? क्योंकि पूरे आर्टिकल बहुत जल्दी तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। अनुच्छेद 41 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 41 में है काम व शिक्षा का अधिकार। मतलब ये देखो, ये जो डीपीएसपी है ना, ये आपको पता होगा, ये अगर कोई सरकार नहीं कर रही है तो ये केवल निर्देश है। ये सरकार करे ना करे जरूर नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते नीति निर्देशक तत्वों के लिए, पर हाँ मौलिक अधिकारों के लिए खटखटा सकते हो। ठीक है, चलो सुनो आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। आर्टिकल 45 की अगर बात करें तो बाल शिक्षा से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 से अगर बात करें तो गौ संरक्षण से संबंधित है। वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए ये एग्जाम में आ सकता है। बात करें मौलिक कर्तव्य की तो याद रखना मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51A में है, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मुझे कमेंट करके बताना किसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भैया, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। सुनो, संघ सरकार की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिए। राष्ट्रपति आर्टिकल
52 में है। आर्टिकल 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, याद रखना अत्यधिक इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 63 सर उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 74 भैया, आर्टिकल 74 जो है ये मंत्री परिषद से संबंधित है, याद रखना। आर्टिकल 74 जो है मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम किससे संबंधित है बताओ सर? पीएम 75, पीएम 75, पीएम 75। प्रधानमंत्री जो है पीएम जो है वो आर्टिकल 75 में है और आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद है। आर्टिकल 76 में भैया महान्यायवादी, महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं सर संघ सरकार की। संघ सरकार मतलब भाग 5 ही चल रहा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंस से संबंधित अपन कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अपने राष्ट्रपति वगैरह देखा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से संबंधित अपन ने बात करी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और फाइनेंस से संबंधित बात कर रहे हैं। सुनो, लेजिस्लेटिव से बात करते हैं भैया, जो कानून बनाते हैं उन लोगों से। तो 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। बहुत आसानी से सब लोग इसको याद करते हैं, सरला करके, कोई सरल करके। सरला करना और 79, 80, 81 याद कर लेना। सा से संसद 79, रा से आपका राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। क्लियर है? जो संसद में संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 108 में होती है। रट्टा मान लो, आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक। भैया ये वीडियो तुमने देख ली, इतना तुमने रिवाइज कर लिया, निश्चिंत होकर एग्जाम में चले जाना, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, अब सुनो 110 आर्टिकल में अगर बात करें तो इसमें धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में अगर बात करें तो बजट है। हालांकि बजट नाम का शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो वहां लिखा होता है, पर वो बजट ही कहलाता है, इसीलिए हम शॉर्ट में इसको बजट लिख रहे हैं अपने समझने के लिए। पर याद रखना बजट नहीं है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। 112 आर्टिकल में बजट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बजट है मतलब 112 आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लगाते हैं, है ना, तो अध्यादेश कायम है, ऑर्डिनेंस कायम है आर्टिकल 123 में। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार से संबंधित कुछ बातें करते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल। आर्टिकल 163 में है राज्य की मंत्री परिषद। क्या है? राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य की मंत्री परिषद कायम है आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 164 की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएम साहब, मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 में कौन है? मुख्यमंत्री। आर्टिकल 163 में क्या है? राज्य की मंत्री परिषद। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कायम है 74 में, तो उसी एक पहले है मंत्री परिषद। ठीक है, अब सुनो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है, राज्य के महाधिवक्ता। आर्टिकल 168 में राज्य का विधानमंडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 168 में राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 213 में क्या है भैया? राज्यपाल का अध्यादेश, याद रखना। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर, अब बात कर लेते हैं भाग 8 में। भाग 8 से कौन से प्रश्न आते हैं? सुनो ध्यान से। भाग 8 से आता है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में है पंचायत राज। क्या है आर्टिकल 243 में? पंचायत राज। समझ में आई बात? डीपीएसपी वाले से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243 पी में क्या है? इसमें है नगर पालिका। रट्टा मान लो इन दोनों आर्टिकल्स को, इन दोनों आर्टिकल्स को रट्टा मान लो भैया, और यहां इससे तुम कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना। ये निर्देशक तत्व हैं, समझ में इतनी बात, ये निर्देशक तत्व हैं। अभी तो अपन असली चीज पढ़ रहे हैं। ये 243 पंचायत राज और 243 पी नगर पालिका। आओ जरा आगे बढ़े। न्यायपालिका से संबंधित यानी कि कोर्ट वगैरह से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित अपन बात कर लेते हैं। आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट भैया, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में है, याद रखना। मैंने तुमसे बोला शॉर्ट बहुत कम समय में पूरे करा दूंगा। 126 की अगर बात करें तो कार्यवाहक सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक, एडहॉक, समझ में आई? कार्यवाहक। अनुच्छेद 127 में है अस्थायी न्यायाधीश, ये रट लेना पूरे। अनुच्छेद 127 में अस्थायी न्यायाधीश। अनुच्छेद 136 भैया इस पर तो टिक लगा लेना, इस पर टिक लगा लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति याचिका, याद रखना। स्पेशल लीव पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई निर्णय देता है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के पास ये जो एसएलपी है, ये आखिरी रास्ता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाके एसएलपी लगाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो उसको अनुमति दे देगी, और उसका केस जो है, जो हाई कोर्ट में था, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में फिर से ओपन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अनुच्छेद 141 की अगर बात करें, अनुच्छेद 141 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है ये बाध्यकारी होता है, आपको पता होगा, है ना, वो अपने आप में खुद ही एक कानून होता है। 143 की अगर बात करें तो भैया राष्ट्रपति को जब जरूरत लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, याद रखना, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है सलाह भैया उससे, है ना, याद रखना। आओ आगे बढ़े। 15 भाग 15 में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है मेरे भाई वो है आर्टिकल 324 चुनाव आयोग। ये सभी बहुत एनालिसिस करके बहुत इर्द गिर्द से पूरे आर्टिकल इकट्ठे किए हैं। 324 में अगर बात करें तो क्या है, चुनाव आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सॉरी, भाग 17 में भाषा से संबंधित जो बात है वो देखें तो आर्टिकल 343 में राजभाषा है हिंदी, है ना, और अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास, इसको रट लो, अनुच्छेद 351 क्या है, हिंदी का विकास, और 343 में है क्या है, राजभाषा। अब आगे बढ़ते हैं आपातकाल से संबंधित। सर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है यानी कि प्रेसिडेंट रूल है, समझ में इतनी बात। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि आज तक भारत देश में कभी नहीं लगा। कमेंट करके तुम्हें बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, कमेंट करके बताना ही अगर तुम्हें पता हो, ठीक है। और भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, क्योंकि अच्छा लगता है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। देखो भैया भाग 20 की अगर बात करें तो संशोधन से संबंधित इसमें कुछ बातें देख लेते हैं। आर्टिकल 368 बहुत पूछा जाता है, संविधान संशोधन कहां से लिया गया सर, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आओ जरा आगे बढ़े। और भैया यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल मैंने आपके कंप्लीट करा दिए जो एग्जाम में आते हैं। भैया इतने आर्टिकल रट लो, तुम्हारा आर्टिकल से प्रश्न गलत नहीं होने वाला। और अगर स्टैटिक जीके तुम्हारा कमजोर है तो तुम जुड़ सकते हो स्टैटिक जीके के बैच से। इसमें देख एक बात याद रखना, 2026 में जितने भी एग्जाम्स आएंगे सभी में स्टैटिक जीके और जीएस का लेवल बहुत हाई होने वाला है। ये अभी भी तुमने देख लिया होगा, कोई एग्जाम अगर हुआ होगा तो। और हमने मात्र एक प्रोग्राम निकाला जिसमें मात्र 20 दिन में आपका पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करा देंगे। और अभी फिलहाल ये चल भी रहा है, इसमें लगभग 8 दिन के आसपास हो चुके हैं। और आप इससे जुड़ेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आपका लिखने का काम हमने कर दिया है। लिखने की पूरी जवाबदारी हमारी है, क्योंकि आपको लिखे लिखाए नोट्स मिल रहा है, हैंड रिटन, समझ में आई बात, पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको लिखना नहीं है, केवल याद करना है। और 20 दिनों में आपका पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, वर्ग 2 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को। बहुत शानदार तरीके से 120 नंबर मेरे द्वारा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। ऐप पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। परमाणु बैच, भैया परमाणु बैच जीएस फाउंडेशन बैच है जो ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। एसएससी, व्यापम, रेलवे सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं ऐप पर जाकर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री।